धन्यवाद पंकज जी का, मंच पर बैठे सब लोगों का, और आप सबको मेरा नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए नववर्ष हम लोगों के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ। एक दुर्घटना हो गई थी क्षेत्र में, उसमें थोड़ा सा फंस गई थी। हर व्यक्ति नववर्ष पे आपको शुभकामनाएं दे रहा होगा, फोन पर मैसेज आने बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार फोन बज रहा है सबका। तो आज ये सोचा गया कि जो हमारी चुनी हुई निर्वाचित केंद्र की सरकार है मोदी जी की, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है नए साल में, उनको कैसे सशक्त और समृद्ध बनाया जा रहा है। तो जब असलियत देखने निकले तो इस साल मोदी जी ने 1 जनवरी 2022 को आपकी कमर और तोड़ने का मन बना लिया है। मंदी, बेरोजगारी और अब महंगाई की और मार पड़ेगी, और ये महंगाई की मार अमीरों पर नहीं, आम आदमी पर, गरीबों पे पड़ रही है। कुछ भी बोलने से पहले ये जरूर बोलूंगी कि डिसीजन दो तरीके के होते हैं टैक्स पर। एक डायरेक्ट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इस देश का मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, खोमचा लगाने वाला, हम, आप, इस देश का सबसे अमीर आदमी एक ही तरह से देते हैं। चाहे वो कपड़े पर हो, जूते पर हो, चप्पल पर हो, किसी सेवा पर हो, एक ही टैक्स हर व्यक्ति देता है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी के अंतर्गत आता है उसको डीमेरिट टैक्स कहा जाता है। उसको जितना नीचा रखा जाए उतना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी वही टैक्स देता है। 1 जनवरी से क्या बदला? 1 जनवरी में आपको तोहफा मिला महंगाई का। ये सबको पता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.5% पे है, करीब 10 साल में सबसे ऊपर। औसतन बेरोजगारी 7.5-8% रही 2021 में। लेकिन 1 जनवरी 2022 को मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया, और वित्त मंत्री ने यह निर्णय किया, जो लहसुन प्याज नहीं खाती है, जो उबर ओला से चलने की सलाह देती है, जब पेट्रोल डीजल की बात करिए, कि सबसे पहले तो कपड़ा, एक रोटी कपड़ा मकान का वादा करती थी सरकारें, आज कपड़े पर ही पहाड़ है। जब जीएसटी का दर बढ़ाया गया 5% से 12%, तो वो कपड़े को कम से कम नहीं तो 15 से 20% महंगा करेगा। और ये दर महंगाई की उस कपड़े पर बढ़ाई जा रही थी जो 1000 रुपया तक का होना था। आप किसी भी दुकानदार से, किसी भी सेल्स से बात करिए, ज्यादातर कपड़े का व्यापार हमारे देश में 80% कपड़े का व्यापार 1000 रुपए प्रति पीस, जो कम कपड़े होते हैं, उसका होता है। 80% जिस कपड़ा, जहां कपड़ा बिकता है, और कपड़ा बनता कहां है, यहां से लखनऊ से लेके लुधियाना, खलीलाबाद, तमिलनाडु, कहां नहीं कपड़ा बनता है। देश के चारों कोनों, हर कोने में कपड़े का दाम 15 से 20% बढ़ जाता अगर जो इन्होंने किया था 5 से 12% जीएसटी का दर बढ़ाया गया था। लेकिन कांग्रेस के पुरजोर विरोध के बाद और चुनावों को देखते हुए कपड़े पर जो टैक्स बढ़ाया गया था वो टाल दिया गया है। अभी के लिए फरवरी तक टाला गया, शायद अगर चुनाव मार्च में होंगे तो 1 महीने और टल जाएगा। ये स्थगित नहीं किया गया है, ये विथड्रॉ नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ टाला गया। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कपड़ा तो महंगा होकर रहेगा। फिर जो छपाई की बात है, जो कंपनियां छापती हैं कपड़ा, अगर प्लेन कपड़ा है उसका जीएसटी कुछ और है। जो कंपनियां कपड़े छापती हैं, प्रिंटेड कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, उस पर डिसीजन वापस नहीं किया गया है। उस पर डिसीजन वापस नहीं हुआ है, वो महंगा ही रहेगा। तो 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए कपड़े पर जो टैक्स बढ़ना था, प्लेन कपड़े पर, वो अभी के लिए टाल दिया गया, 2 महीने के लिए वापस नहीं किया है। इस देश में कपड़ा पहनना भी गुनाह है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये 80% कपड़ा जो बिकता है देश पर, उसको प्रभावित करता है। ये करीब करीब 15 लाख नौकरियों को प्रभावित करेगा। जब 5 से 12% जीएसटी होगा, कंपनी अपने आप इतना कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाएंगी, अपने आप रोजगार कम होगा। करीब 15 लाख रोजगारों पर इसका प्रभाव आएगा। इसके बाद
मोदी जी की बड़ी मंशा थी, देश के हवाई जहाज में बिठाया जाए उन लोगों को जो हवाई चप्पल पहनते हैं। उनके पैरों से हवाई चप्पल उतारने की भी साजिश शुरू हो गई इस देश में। जूते चप्पल, 1000 रुपए तक के जूते चप्पल पर जीएसटी की दर को आज की तारीख से 5 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया, जिससे 1000 से कम वाले जूते चप्पल भी महंगे हो जाएंगे। तो हवाई जहाज में तो बिठाना दूर, हवाई चप्पल पर भी नियत साफ नहीं है। आप लोग, काफी लोग यहां पर जो हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं अखबारों के, खाना ऑर्डर करते हैं हम लोग, रात को देर तक काम कर रहे हैं ऑफिस में, घर पे कोई है ओकेजन है, खाना ऑर्डर करते हैं। फूड डिलीवरी पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है, और जो लोग फूड किचन चढ़ाते हैं, क्लाउड किचन जिसको कहते हैं, जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं स्विगी से, जोमेटो से, ऐसी ऐप से, वहां पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो कपड़ा पहनना महंगा है, चप्पल जूता पहनना महंगा है, खाना ऑर्डर करना महंगा है। उसके बाद एफएमसीजी, चाहे वो बिस्किट हो, शैम्पू हो, चाय हो, कॉफी हो, इन सब के दामों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अब इस पर जीएसटी 6% नहीं 10% लगेगा। और ऑलरेडी कंपनी, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो पार्ले हो, ब्रिटानिया हो, मैरिको हो, ये सब बिस्किट बनाने वाली कंपनी, और बिस्किट इस देश का आम आदमी खाता है। आप गरीब घरों में जाइए, हम लोग गांव शहर में जाते हैं, वो प्लेट में आपको लाके बिस्किट ही देता है, जिसको बिस्कुट कहते हैं। 6% से जीएसटी बढ़ के अब वो 10% लगेगी, और इन सब कंपनीज ने डिसाइड किया ये पास ऑन करेंगे कॉस्ट को, ये प्राइस कंज्यूमर को, मतलब हमें और आपको देना पड़ेगा। इसमें साबुन, शैम्पू, बिस्किट, जितनी तरह की एफएमसीजी गुड्स जिसको कहा जाता है, साबुन, तेल, कंघी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। आपको अपने पैसे के लिए 2016 में भी लाइन में खड़ा कराया था, अब आपकी नाक पकड़ के आपसे पैसा वसूला जाएगा जो आपका अपना है। बड़ा डिजिटल इंडिया हुआ, सब लोगों को एटीएम की कवायद करी गई। आरबीआई ने अब निःशुल्क ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा पूरे होने के बाद एटीएम से कैश निकालने की जो अनुमति होती है उस पर भी शुल्क बढ़ा दिया है। आज की तारीख से आरबीआई के मुताबिक निःशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों से 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकता है। 100 रुपए निकालिएगा तो 121 रुपए देने पड़ेंगे, 21 रुपए देने पड़ेंगे, 121 रुपए पर आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको बैंक से भी अब वो करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। निःशुल्क जो सीमा होती है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अपना पैसा निकालने के लिए पहले लाइन में खड़ा कराया, और अब आपको वहां पर अपना पैसा देना पड़ेगा। जब पेट्रोल डीजल के बहुत दाम बढ़े थे और हम लोगों ने बहुत विरोध किया था इस बात का, तो निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उबर ओला से चलिए। अब उबर ओला भी महंगी हो गई है। ऑनलाइन टैक्सी ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी से जो छूट थी कर की वो समाप्त कर दी गई है, और 5% का जीएसटी इस पर लगा दिया गया है। तो आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पे 5% जीएसटी अब लगेगा, और ऑनलाइन एप्स जो है वो आपको वो पास ऑन करेंगी। तो कपड़ा पहनना महंगा है, बिस्कुट खाना इस देश में महंगा है, हवाई चप्पल पहननी इस देश में महंगी है, इस देश में खाना ऑर्डर करना महंगा कर दिया आज से, और सबसे ज्यादा इस देश में आपका चलने फिरने पर भी प्रतिबंध है। अपने अपने घरों में बैठिए और मोदी जी का गुणगान करिए, थैंक यू मोदी जी कहिए। नए साल में आप में से जिन भाइयों ने, बंधुओं ने कलेजा बड़ा करके गाड़ियां बुक करी होंगी, 2022 में चाहे वो मारुति हो, चाहे रेनो हो, चाहे होंडा हो, चाहे टोयोटा हो, चाहे स्कोडा हो, सबने दाम बढ़ाए हैं। और क्यों बढ़ाए हैं? इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है, और उससे ज्यादा जो कमर्शियल वाहन में वृद्धि हुई है वो करीब 2.5% की हुई है। कमर्शियल वाहन से आपका दूध, फल, सब्जी, अंडा ये सब चलता है, उसमें वृद्धि होने का मतलब है कि वो वृद्धि अंततोगत्वा आपके चौके तक जरूर पहुंचेगी। सीमेंट की कीमतें बढ़कर 400 रुपए प्रति बैग, 15 से 20% 2021 में ये कीमतें बढ़ी हैं। 340 में बिकने वाला 50 केजी का सीमेंट अब 400 से ऊपर का मिलेगा आज की तारीख से।
स्टील की कीमत सबको पता है पिछले साल बढ़ी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी शुल्क बढ़ा दिया है। बेसिक बचत खाते में हर माह 4 बार पैसा निकालना निःशुल्क होगा। 4 बार के बाद अगर आपने पैसा निकाला तो करीब ½ शुल्क अदा करना होगा। अब इसको मैं क्या बताऊं कि 71 के पार जो पेट्रोल मिलता था वो 100 के पार है। डीजल, रसोई गैस, हर चीज की कीमत बढ़ी है। सवाल एक ही है और सवाल ये है कि आप अपना पैसे करिएगा क्या। आप एफडी करिएगा, एफडी पर आपको रेट मिल रहा है 4.5% बैंक में। 4.5% के रेट पर आपसे 2 बार टैक्स वसूला जाता है। एफडी तो डबल टैक्सेशन होता है। आपकी सैलरी जिस पे आपने एफडी कराई उस पर भी टैक्स है और जब वो मैच्योर होगी उस पर भी टैक्स है। तो बैंक आपको देगा 4.5%, लेकिन बैंक आपका अपना पैसा निकालने पर वसूल करेगा आपसे 21 रुपए अगर आपने निःशुल्क सीमा के बाहर निकाला। तो सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या सोच समझकर फैसले किए जाते हैं इस देश में। जो देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिस देश में बेरोजगारी 8%, 8.5% तक लगातार पिछले 12 महीने से आ रही है, उस देश में क्या लोगों की कमर महंगाई बढ़ाकर तोड़ी जाएगी? और इसका जवाब कौन देगा? जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार का स्लोगन पढ़ पढ़ के सत्ता में आए थे, आज उनसे पूछना है कि महंगाई की मार क्या आम आदमी पर नहीं पड़ रही है? क्या आपको आम आदमी की कम हुई आय नहीं दिख रही है? इस देश के 93% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पिछले सालों में अभी के दौरान उनकी आय 93% लोगों की आय जो वो 3 साल पहले कमाते थे उतनी हो गई है। तो बजाय लोगों की आर्थिक मदद करी जाए, रोजगार के साधन बनाए जाएं, आपको थोड़ी समृद्ध बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, आपकी कमर तोड़ी जाएगी आप ही के पैसे से। यही सरकार, मुझे याद है हम लोग तब जर्नलिस्ट होते थे और एक बड़ा फेमस गाना आया था पीपली लाइफ का, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सच तो यह है कि सैया आज कमा नहीं रहे क्योंकि नौकरियां है नहीं, आय कम हो गई है और महंगाई भाजपा की जो डायन थी अब भाजपा के लिए वो डार्लिंग बन चुकी है। इसका और कोई मुझे समझ में नहीं आता तरीका। और जब चुनाव होंगे तो आपको राहत मिलेगी, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो दाम बढ़ जाएंगे। यही पेट्रोल डीजल के समय हुआ था। जब बिहार में चुनाव थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने, रसोई गैस के दाम बढ़ने बंद हो गए थे। उसके बाद दामों ने ऐसी उछाल करी कि 1000 रुपए तक रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से ये लोगों की तकलीफ है, ये आवाज लोगों तक पहुंचे, क्योंकि किसी भी सरकार का बेसिक और नैतिक कर्तव्य यह है कि आप महंगाई पर रोक लगाइए। एक चीज ये जरूर बोलते हैं, आपके जमाने में महंगाई इतनी थी, हमारे में तो 6% से कम है। महंगाई का रियल आकलन होता है, रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। अगर आपका रियल रेट ऑफ ग्रोथ 11% है और महंगाई 5% है तो 6% की आपके पास राहत है। अगर आपका रियल रेट ऑफ ग्रोथ 1% है और महंगाई 5% है तो आप -4 पर आपके ऊपर कमर तोड़ी जा रही है। तो दिक्कत की बात यह है कि जो लोग अर्थव्यवस्था के नाम पर सत्ता में आए थे, आज वो लोगों के साथ दगा कर रहे हैं। कपड़ा, जूता, खाना, चलना फिरना इस देश में महंगा होता जा रहा है और हमारी पुरजोर मांग ये है कि जो आम आदमी की चीजें हैं, जो आम वस्तुएं हैं जिसपे जीएसटी लगता है, जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर एक ही रेट देता है, उसको जितना कम रखा जाए उतना कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद। आपके सवाल ले सकती हूँ। हम महंगाई पर लगातार बोल रहे हैं और हमें ऐसा लगता था कि चुनी हुई सरकार थोड़ी नैतिकता, कानून और मर्यादा दिखाते हुए महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। हमें नहीं पता था कि जीएसटी की मीटिंग जो लखनऊ में यहां पर हुई, उसके बाद कपड़ा, हवाई चप्पलें, सस्ते जूते महंगे हो जाएंगे। आज जूता लेने जाइए 1000 रुपए से कम क्या मिलता है। जूता लेना महंगा है, खाना ऑर्डर करना महंगा है, चलना फिरना उबर ओला से महंगा कर रहे हैं, आप ही का पैसा आपसे वसूल रहे हैं। तो हम तो लगातार महंगाई पर बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को समझना पड़ेगा कि जब आय कम होती है
और महंगाई बढ़ती है तो वो और विभत्स रूप धारण करती है। इनके साथ कंबाइन कर लूं, क्वेश्चन कोविड पर ही है। ऐसा है कि चुनाव कब और कैसे होगा और किन कानूनों के तहत होगा, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, उनको फैसला करने दीजिए। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर ओमिक्रॉन वायरस का खतरा बढ़ रहा है जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं और हम लोग को भी दिख रहा है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, किस तरह के बूस्टर शॉट्स लग रहे हैं, क्या जो देश की जनता 60 वर्ष से उम्र में कम है उनको बूस्टर शॉट इस समय नहीं लगने चाहिए? क्या आप लोगों को बूस्टर शॉट नहीं लगने चाहिए? आप तो ज्यादातर लोग 60 वर्ष से उनके कम में हैं और आप सब लोग ज्यादातर लोग बाहर काम करने जाते हैं, आप एक हाई रिस्क कैंडिडेट हैं हो जाने के लिए, तो आपको बिल्कुल वैक्सीनेट करना चाहिए। तो जहां तक सरकार के प्रबंध की बात है, सरकार को पहले कोरोना से जूझने के लिए, जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिंग फेंस करने के लिए जो काम करने हैं वो करे, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगी हम उसका हर तरह से स्वागत करेंगे। और जहां तक आपकी बात है कि 50,000 लोग कैसे जोड़े जाएंगे उनके वर्चुअल उस पे, भाजपा के पास जिस तरह का पैसा और जिस तरह का प्रबंधन और जिस तरह के रिसोर्सेज और जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग होता है, मुझे नहीं लगता किसी और विपक्ष पार्टी के पास इस तरह का पैसा बह रहा है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 88 से 90% पैसा एक ही पार्टी के पास जाता है तो वो तो पूरे देश को वर्चुअली जोड़ सकते हैं। मोदी जी के जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें बसे तो एसडीएम और डीएम भरा रहे हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेज का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके चलते वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनता भी सब समझती है और देखती है। जी, एक एक करके ले लूंगी। आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि 1 जनवरी था, मोदी जी को कुछ करना था, इवेंट नहीं हुआ था आज की तारीख में, तो उन्होंने एक नया इवेंट किया, किसानों को किश्त दी। कौन सा बड़ा काम किया? पहली बात, ये एक कानून है, उस कानून के तहत किश्त उनके बैंक में जाती है जबरदस्ती, वो रोज रोज आके किश्त बांटते रहते हैं। घर से तो पैसा लाते नहीं है ना, टैक्स पेयर्स मनी बांट रहे हैं, संसाधन देश के ही है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जा रहा है, वो सब बातें छोड़ दीजिए। जिस देश के किसानों का कृषि की लागत आपने 20 से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी है, इन सब चीजों के चलते, चाहे वो डीजल का दाम हो, कीटनाशक का दाम हो, खाद का दाम हो, जिस देश में किसानों की जान बिना खाद मिले लाइन में लगे हुए जा रही है, वहां पर आपकी ये 6,000 रुपये देने का मतलब क्या, ये मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से। ये आपकी अनैतिकता, ये आपका ढोंग दिखाता है कहीं पर। आप किसानों से 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वसूल रहे हैं और फिर उनको 6,000 रुपये दे रहे हैं। आपको लगता नहीं है किसान ये बात समझते हैं? अगर आप किसानों के इतने ही खैर ख्वाह हैं तो हाथ जोड़िए सबसे पहले और इस देश के किसानों से माफी मांगिए, आपने उनके साथ क्या किया। उन 700 किसानों को श्रद्धांजलि दीजिए जो आपके दम और अहंकार के चलते आज हमारे बीच में नहीं है। और सबसे बड़ा काम करिए, नैतिकता और कानून याद करके अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करिए, उसके बाद किसानों की बात करिएगा। बिजली वाला जहां तक सवाल है, हमने अपने मैनिफेस्टो में जो प्रियंका जी ने प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं, जो प्रियंका जी ने प्रतिज्ञाएं आपके सामने यहाँ पर रखी थी, जो प्रतिज्ञा है कांग्रेस पार्टी की, हमने ऑलरेडी बोला है बिजली बिल हम हाफ करेंगे। उसका मोटा मोटा वही ट्रांसलेशन होता है जो आप कह रहे हैं। और हम कोरोना काल में सबका कर्जा माफ करेंगे, हम सिर्फ छोटे लघु मध्यम नहीं, हम कहते हैं कोरोना काल में जो बकाया है उसको हम पूरी तरह से माफ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो गब्बर सिंह टैक्स जिसको राहुल जी ने कहा, उसका उपयुक्त नाम वही है। ये गब्बर सिंह टैक्स है मित्र, और इसलिए समझिए क्योंकि ये हम भी वही टैक्स दे रहे हैं, आप भी वही टैक्स दे रहे हैं, हमारे ड्राइवर भी शायद यही टैक्स दे रहे हैं,
जो आपके घर के सामने सफाई कर्मचारी है वो भी यही टैक्स दे रहा है, डेली मजदूर भी यही टैक्स दे रहा है। जो 6 से 10% अगर आप पार्ले जी का आज डब्बा एक पैकेट खरीदने जाइएगा, आप भी वही टैक्स दे रहे हैं। आपके घर में काम करने वाली जो आती है, जिसकी आय आपसे 1/4 से भी कम होगी, वो भी वही टैक्स दे रही है। इसीलिए किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स को डीमेरिट टैक्स कहा जाता है, और जितना कम स्लैब रखा जाए उतना अच्छा होता है। लेकिन इस सरकार में हमने जो आम जनमानस की चीजें हैं, चाहे वो बिस्कुट है, चाय की पत्ती है, कॉफी है, साबुन है, तेल है, अब तो कपड़ा, पहनने वाली पैर में चप्पल, ये सब महंगा होते हुए देखा है। अगर आपको वाकई कुछ करना है तो जो क्लास ऊपर है उसके लिए करिए ना। जो BMW चला रहा है उसके लिए बढ़ा दीजिए टैक्स। जो आदमी एक पार्ले जी का बिस्किट खाकर एक गिलास पानी पीकर अपना दिन चलाता है, उसके लिए टैक्स आप क्या बढ़ा रहे हैं? किसी भी सरकार को ये कम करना चाहिए, हमारी सरकार को थोड़ी। जी जी देखिए, ऐसा है कि ये जो रात का कर्फ्यू है, इस पे एक्सपर्ट्स की भी काफी ओपिनियन आई है। राजनीति में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वैसी चीज नहीं है। मैं एक चीज इस मंच से जरूर कहूंगी कोरोना को लेकर और संक्रमण को लेकर, कि जितनी जिम्मेदारी किसी भी सरकार की है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उतनी ही जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है। अगर ना लगे नाइट कर्फ्यू, अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, तो सड़कों पे लोग निकलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगेंगे। और जब संक्रमण फैलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लोगों से भी संवाद स्थापित करके उनकी भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना जरूरी है। पहली बात, जहां तक आपने ये बात कही, मैंने पहले ही कहा था कि ये विडंबना है कि आप दिन में लाखों लोगों की तथाकथित रैली करिए और रात को कोरोना की तैयारी पर समीक्षा बैठक करिए। तो सरकार को मन बनाना है कि उनको क्या करना है। कल 31 दिसंबर था, कल 31 दिसंबर तक तो सुप्रीम कोर्ट में हवाला देके सरकार ने कहा था कि सबको डबल डोज लग जाएगी इस देश में, 90 करोड़ लोगों को। क्या लग गई 90 करोड़ लोगों को डबल डोज? सिर्फ 60% से ज्यादा लोगों को इस देश में डबल डोज लगी है। बिना डबल डोज लगे हुए वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है। जिनको डबल डोज लग गई उनको बिना बूस्टर लगे हुए अब कोई फायदा नहीं है, जिनको लगे हुए 4-6 महीने हो गए। तो जबानी जमा खर्च करने का वक्त बहुत पहले बीत चुका है। श्रेय लेने का, फोटो जीवी बनने का, अखबार में बैनर पर, पोस्टर पर अनर्गल अनर्थक झूठ छपवाने का वक्त बहुत पीछे बीत चुका है। आज यूके में और यूएस में जो हालत हो रही है ओमिक्रॉन को लेकर, भगवान ना करे अगर उस तरह का संक्रमण हमारे देश में दोबारा से हुआ तो मेरी रूह कांप जाती है वो सोचकर, जो इस देश में 2021 अप्रैल और मई और जून के महीनों में हुआ था। ईश्वर न करे ऐसा वो फिर से हो। तो इसलिए जरूरी है कि सरकार जबानी जमा खर्च छोड़कर ये बताए कि वैक्सीन कहां से आएंगे, बूस्टर शॉट कैसे लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वैक्सीनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों पर कोई चर्चा नहीं होगी। फर्जी पोस्टर एक लगाया जाएगा, आधे पेज का एड लगाया जाएगा नंबर 1 होने का। नंबर 1 झूठ में होने में मोदी जी का अगर कोई तोड़ है तो वो सिर्फ योगी जी है, ये तो मैं मानती हूं। एक मिनट किसी और से ले लें, फिर आपके पास। देखिए, ऐसा है कि जहां तक इस रेड की बात है, मुझे लगता है अगर किसी ने भी पैसा गलत तरीके से अर्जित करके अनअकाउंटेबल ब्लैक मनी रखा है, उस पर बिल्कुल रेड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये रेडें चुनाव के समीप, चुनाव आने के पहले, राजनीतिक प्रतिद्वंदता में चुनी हुई सरकारों को डावाडोल करने में ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं वो अब सशक्त स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही हैं, वो भाजपा के फ्रंटल बन चुके हैं, जिनको कठपुतली की तरह अमित शाह जी और मोदी जी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता को सेट करने के लिए, जिसको सेट करना बोला जाता है, उसके लिए यूज करते हैं। और उतना दुरुपयोग, इतना निर्लज्ज दुरुपयोग
हमने कभी नहीं देखा है। अगर किसी ने गलत किया बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन वो एक्शन चुनाव के पहले ही क्यों याद आता है, इसी में अपने आप में थोड़ा संशय है। आपका सवाल। मैं पहले आपका सवाल, सॉरी क्या सवाल था आपका पहले वाला? पोल फ्रॉम यूथ मैनिफेस्टो। अगर मैं आपको बता दूंगी उसमें क्या डालेंगे तो मैं उस दिन आपको क्या बताऊंगी। हाँ, हम जरूर यूथ पर एक चर्चा चल रही है और हम यूथ के लिए जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की लाचारी और जिस तरह की बेबसी हमने युवाओं में देखी है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरते हैं और आपसे अपनी नौकरी की मांग करते हैं, जो नौकरियां सैंक्शनड है लेकिन सरकार के निकम्मेपन के कारण, पेपर लीक होने के कारण, कहीं पे भ्रष्टाचार के कारण, चीटिंग माफियाओं के कारण कोर्ट्स में अटकी हुई हैं, तो उन बेरोजगारों को मुख्यमंत्री जी अपने अधिकृत प्लेटफॉर्म से बोलते हैं तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा, तुम पर एनएसए लगा दूंगा। ऐसा देखकर हमारा ये विचार है कि हम लोग युवाओं के लिए कुछ बड़ा करेंगे। जैसे ही वो फाइनलाइज होगा आपके साथ साझा किया जाएगा। जो आपने दूसरा सवाल पूछा इलेक्शन रैलीज का, मुझे नहीं लगता उसमें कोई कंट्रोवर्सी है। प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर उसमें जाना चाहते, वहां पे जाकर इलेक्शन कमीशन से बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति। ये बड़ा चुनाव है और इसमें रिप्रेजेंटेशन उसी लेवल का होना चाहिए। मैं सोचती हूँ पंकज जी इससे अच्छी तरह से वाकिफ है, उसका जवाब। साथियों, आप सारे लोग कल थे, सीएलपी लीडर की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, परसों शाम माफ करिएगा, जिसमें आराधना जी थी, प्रमोद जी थे, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय पुनिया जी थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। उन सारे लोगों ने इन प्रश्नों का जवाब आपको दिया। ये बताया गया कि वो हमारे आंतरिक कुछ जो भी कंफ्यूजन है उसको हम दूर कर लेंगे। अधिकृत रूप से पार्टी ने क्या भेजा है वो आपको प्रेस नोट भी दे दिया गया, सारी जानकारी दे दी गई। अब उस मुद्दे को कम से कम आज जीएसटी का जो मुद्दा है इससे आप लोग ना जोड़ें, इतना आपसे अनुरोध है। मेरी सिर्फ आपसे ये आग्रह है, क्योंकि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मैं कुछ और बोलूंगी, उस पर कोई एडिशन मैं कर नहीं पाऊंगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जीएसटी का। आप सब लोग खाना ऑर्डर करते हैं, आप सब लोग उबर ओला चलाते हैं, आप सब लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं। ये सबकी जेब पर डाका है और ये डाका डालना मोदी सरकार को बंद करना होगा। इसको जरूर दिखाइए, इसको जरूर छापिए। ये डाका डालना बंद करना होगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जब अपना बड़ा सा फोटो अखबार में छपवाकर मोदी जी कहते हैं हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज बांटा, तो वो देश को इस कगार पर ले आए हैं कि 86 करोड़ लोगों को आज देना पड़ रहा है आपको फ्री का अनाज। आप उनका रोजगार और उनकी आय खा चुके हैं, इसलिए आपको देना पड़ रहा है। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। और ये अनाज आप भाजपा के ऑफिस से लेकर नहीं आ रहे हैं, ये अनाज इस देश के किसानों ने उपजाया है। इस देश को पहले वाली सरकारों ने इतना सशक्त बनाया है कि आप ये अनाज बांट सकते हैं। इसका साधुवाद अदा करना चाहिए, अपनी फोटो नहीं छापनी चाहिए। धन्यवाद।